अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा एक तरफ तो बढ़ती हुई महंगाई है, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रही है। आए दिन जैसे ही सुबह आंख खुलती है तो पता चलता है कि आज बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो गया, किसी दिन पता चलता है जी 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। करते करते अगर आप इसका क्यूमुलेटिव एनालिसिस करें तो वो मिला जुला कर इस वक्त 17 रुपये फ़ी यूनिट से लेकर 50 रुपये फ़ी यूनिट तक बिजली की कीमत हो गई है महज 1.25 साल में। अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो हर सियासी जमात अपनी जगह बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, एटलीस्ट दावों की हद तक, कि हम इस बार क्लीन स्वीप करेंगे। भले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सो मच सो कि फजल रहमान साहब की जमात के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत होपफुल हैं अपनी कामयाबी के हवाले से, एटलीस्ट दावों की हद तक। अब ये दावे किस हद तक अवामी वोट की सूरत में ट्रांसलेट होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम न सिर्फ इस इशू पर बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान में जो आए दिन ये जो केसेस का मामला चल रहा है, जो पहले नून लीग शिकवा करती थी कि जी हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शिकवा करती नज़र आती है। और इस दौर में तो अल्लाह के फजल से सहाफ़ियों को भी उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाते हुए हम देखते हैं कि उसी छड़ी से हाँका जा रहा है। इमरान रियाज खान को लापता हुए 70 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई ख़बर नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं, वो कब तक वापस आएंगे। और ये जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का एक तरफ अवाम शिकवा करती है, वहीं हम मीडिया वालों को भी अब बहुत इस बात पर ऑब्वियसली शिकवा है मौजूदा हुकूमत से कि किस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन और जो मिस इन्फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी आड़ में हक़ आज़ादी राय दही से महरूम करने की कोशिश की जा रही है मीडिया को। और ये जितने भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं उन्होंने भी कल बड़ा इस पर अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपने अपने प्रोग्राम्स में। इस पर भी बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मकबूल साहब और राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून हैं। दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना मकबूल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो फजल चौधरी साहब के बेटे का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से पूरी कौम की तरफ से मैं अफसोस करना चाहूँगी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और फिर सियासी सवाल साथ में करना चाहूँगी कि मियाँ साहब कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? देखो जी, तारिक फजल चौधरी साहब को अल्लाह सब्र दे, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, जवान बेटे का जाना इस तरह। तो मैंने देखे हैं जिन जिन के साथ ऐसे सदमात हुए हैं, उनके ज़ख्म जो है उनकी फैमिली के उम्र भर मुंतमिल नहीं होते। तो ये है ट्रेजेडी, अल्लाह उनको सब्र दे और बच्चे को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मियां साहब इंशाल्लाह कुछ चंद हफ्तों की बात है, आ जाएंगे आप। और पहले भी ये तयशुदा प्रोग्राम है, तो मेरा ख्याल इट विल बी अराउंड लास्ट वीक ऑफ अगस्त या इसके करीब करीब इंशाल्लाह इट बी है। तो चूंकि जो तयशुदा प्रोग्राम है उसमें इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने ही लीड करनी है और बाकी सारे जो ऑन ग्राउंड प्लान जो बना है उनको भी उन्होंने स्टडी भी कर रहे हैं, रूज भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो भी उन्होंने देना है, जो नया मैनिफेस्टो है। और जो जो इनएडिक्वेसीज रही हैं उनको भी उन्होंने एड्रेस करना है। और जो जो एक तरह से वाक़यात हो गए IMF के वजह से और उस एक सॉवरेन एग्रीमेंट को बिट्रे करने की वजह से जो आपने अभी महंगाई की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो अनब्राइडल्ड इन्फ्लेशन है, इतनी स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस जो है काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है। इन सबको एक्सप्लेन भी उन्हें नहीं करना है और बताना भी है। और इंशाल्लाह क्योंकि उनकी एक क्रेडिबिलिटी है विद पीपल, और हर दफ़ा 3 दफ़ा उनको मौका मिला है और तीनों दफ़ा उन्होंने परफॉर्म किया है। आपको याद है पहली दफ़ा 8% ग्रोथ थी 91 से 93 तक, और मनमोहन आया था खुद इसको स्टडी करने के लिए कि क्या हुआ है। उस मॉडल को उसने स्टडी किया था और फिर मॉडल कामयाब हुआ। लेकिन हमारे नाकाम इसलिए हो जाता है कि ताले अज़मा और आ जाते हैं और वो कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते हैं। एक तसलसल की जरूरत है, एक सर्टेनिटी की जरूरत है। तो इस वजह से इसलिए हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आपने मनमोहन साहब का जिक्र किया, मनमोहन सिंह साहब से मुझे याद आता है कि भारत ने भी IMF के पास जब रुजू किया और उनसे कर्जा लिया
तो ये सिर्फ एक दफ़ा भारत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा, और वो भी उन्होंने अपना जो ड्यू डेट थी उससे बहुत पहले उसको फिनिश करके आइंदा कभी ना जाने का अहद किया और उस अहद को पूरा किया। जबकि पाकिस्तान 23वें IMF प्रोग्राम में जा रहा है, और जो अभी सूरत हाल हम देखते हैं, इसमें आप किस हद तक अपनी जमात को भी जिम्मेदार समझते हैं? अभी आपकी जमात से ये बड़ा शिकवा किया जाता है आपकी मौजूदा हुकूमत से। आपसे अगस्त का प्लान भी पूछेंगे कि मियाँ साहब की वापसी के अलावा और क्या प्लान्स हैं तयशुदा, लेकिन ज़रा ये बताइए कि जिस तरह से मिफ्ताह इस्माइल साहब को रिप्लेस करके इसहाक डार साहब को लाया गया, उसको आप किस तरह देखते हैं? मेरी असल जी बात यह है कि आपने जो बात कही मनमोहन की, उस वक्त 2.1 बिलियन डॉलर्स थे उनके किटी में फॉरेन एक्सचेंज, इतने बड़े मुल्क के, ये कैफियत थी उनकी 91 में। और फिर उन्होंने ये काम शुरू किया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है कंटिन्यूटी, एक तसलसल। वो क्यों कामयाब हुए? वहाँ कोई काले आजमा नहीं आया, वहाँ कोई वो जनरल जहीरुल इस्लाम नहीं था, कोई जनरल पाशा नहीं था, कोई जनरल बाजवा नहीं था, कोई जनरल रहीस शरीफ नहीं था, कोई मुशर्रफ नहीं था। वो अपना अपना काम करते थे। ये तो हर दफा उठते ही अब कुछ थोड़ा सुकून आया है इनकी कि अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे, ये अपना अपना काम करते रहे। अपना काम तो करते नहीं है, हमेशा यही, हर जो इनका सीनियर आदमी होता है उठ के सुबह कहता है ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। बाबा अपना काम करो, छोड़ो। और आप बड़ी तरफ सुकून हो गया, ਤੁਹਾਡੀ तरफ सुकून हो गया, तो PTI की तरफ बेसुकूनी हो गई है जी। किसी एक तरफ बेसुकूनी रहती है। देखिए मेरी बात सुने, एक राना सनौला एक बात किया करता था, लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट भी करते हैं। वो कहता था ये बंदा जो है ये कोई हादसे से दो चार करेगा इस मुल्क को। हादसा हो गया ना, फिर 9 मई को क्या हुआ? हादसा हुआ ना, ये इतना बड़ा। तो बात ये है कि ये तो उनका अपना कसूर है, इनमें इनका तो कसूर नहीं है। ये तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, और सपोर्ट करते करते मुल्क का जो तिया पांचा किया है, इकोनॉमी कैसे 9th में तो यही मैं बात कर रहा हूँ। 9th में तो अभी 2023 में हुआ ना, ये जो लेकिन आप कह रही हैं वो तो पिछले साल से एतराज कर रहे हैं, वो तो पिछले साल से शिकवा कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत का तख्ता जो है वो बाजवा साहब से मिल के उल्टा है। नहीं बात सुने, बाजवा साहब से मिल के उल्टा या नहीं उल्टा, तो ये जो उन्होंने काम शुरू किए हुए थे तो उनके सामने ही है। ये जो आप देख लें, ये सारा ये जो साइफर का इशू हुआ और सारे इशू हुए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, जो इंटरनेशनली लड़ाइयाँ डाल रही और कोई पॉलिसी सिस्टमेटिक नहीं है, स्ट्रीमलाइंड नहीं है, फॉरेन पॉलिसी को, और फिर डिफाई कर दिया एग्रीमेंट को जो इंटरनेशनल सॉवरेन एग्रीमेंट था, उसका हम सारे उसकी सजा हम भुगत रहे हैं ना। आपने कहा है ये जो उनकी मिफ्ताह इस्माइल और जो इसहाक डार साहब हैं, मिफ्ताह इस्माइल के, हाँ इसहाक डार साहब, तो मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो उनकी कंडीशन को कंप्लाई करते करते महंगाई, आपको पता फिर क्या हाल हो गया था, और फिर उसमें और बढ़ोतरी आ गई। अब अल्लाह करे जो अब फैसले हुए हैं, और अब जो है खुद ब खुद जो मशीनरी अगर काम करेगी, जो कि करेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है वो इसीलिए बनी है, और इसमें गारंटर भी रखे गए हैं, और इसमें वो लोग भी हैं जो गारंटी देते हैं कंटिन्यूटी की। इसलिए उन्होंने आर्मी चीफ को इस कमेटी में रखा है कि चलो पॉलिटिशियन तो आते जाते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशन तो रहता है ना कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, जी कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। अब हम जरा राजा आमिर अब्बास, बिल्कुल जी राजा आमिर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब आपने राना साहब की गुफ्तगू सुनी, इसमें कोई शक नहीं कि जब हम पाकिस्तान और भारत की या किसी भी दूसरे मुल्क के साथ जब हम अपनी मईशत का तकाबली जायज़ा लेते हैं, तो ये तो बात है कि दूसरे ममालिक बेशक जमहूरियत के बहुत नारे ना लगाते हों, वहाँ पे जमहूरियत के नाम पे इलेक्शन बेशक ना होता हो, इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़ा बड़ा डेमोक्रेसी ना लिखा हो उनकी जमातों में, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर जमहूरियत के तसलसल बरकरार रहे हैं ज़्यादातर ममालिक जो हम देखते हैं जिन्होंने तरक्की की। ये शिकवा तो इनका भी या दीगर जमातों का दुरुस्त है कि जमहूरियत का तसलसल कहीं ना कहीं टूट जाता रहा माजी में, और जिस तरह आज PTI शिकवा करती है, माजी में नून लीग, उससे पहले पीपल्स पार्टी, ये शिकवे जारी रहे हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है? और दूसरा, साइफर का भी जिक्र किया राना मकबूल साहब ने, उस पर भी ज़रा हमें बताएं, आप माहिर कानून हैं, कि उस सारे मामले को आप किस तरह देखते हैं? वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से कितना संजीदा केस हो सकता है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल राना साहब ने दुरुस्त कहा कि जी यहाँ जो जमहूरियत का तसलसल है उसमें हमेशा ताले आजमाए आते रहे, और बहुत से इन्होंने डिक्टेटर्स का नाम लिया,
और आर्मी के जनरल्स का नाम लिया, लेकिन एक नाम नहीं लिया कि जहां से ये हम समझते हैं कि शुरू हुआ, और बेसिक जो वो है जनरल ज़ियाउल हक का। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब जनरल ज़ियाउल हक की आता है और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मुल्क में अगर हमारे यहाँ ये जो IMF या करप्शन या इस किस्म के जो चीज़ें हैं ये बढ़नी शुरू हुई, और इसमें हम जो दोष दे रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हमने देखा कि यही पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा जब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस किस्म का हाथ होता था तो मिठाइयाँ तकसीम होती थी। मुशर्रफ का नाम लिया तो पीपल्स पार्टी हमें याद है कि जी मिठाइयाँ तकसीम कर रही थी। उससे पहले आप देख लें तो जी बड़े उसके चैंपियन थे मियाँ साहब जो उनसे थे, मुशर्रफ को अपना सब कुछ समझते थे, उसको ज़ियाउल हक को। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जमहूरियत की तरफ खुद जमहूरी पार्टीज ने कि जहाँ पे उन्होंने जमहूरियत को बचाना होता है वो जमहूरियत को भूल जाते हैं। वो बचाना चाहते हैं कि जनाब हमारी जो हुकूमत है वो बचे, अगर नहीं बचती तो चले हमारी बारी बच जाए, अगली बारी हमारी कंफर्म हो जाए। और वो इन्हीं ताला आजमाओं के साथ एक कैटलिस्ट के तौर पे, एक उनके ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, एक मिल के उनको रास्ता दिखाते हैं कि जी आप आइए, तशरीफ लाइए। और फिर वो जमहूरी सफ़र को भी भूलते हैं, फिर वो रूल ऑफ लॉ को भी भूलते हैं, फिर वो आईने पाकिस्तान में दी गई चीज़ों को भी भूलते हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद फिर क्या होता है कि खुद ही उसी प्रोसेस का वो एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इसमें जो भारत की बात है कि भारत में तो डेमोक्रेसी जो सी है वो एक ट्रू सेंस में है कि जहाँ पे अवामी मैंडेट को माना जाता है। हमारे यहाँ ये है कि जनाब एक तो टू पार्टीज थी, टू पार्टीज के बाद जब थर्ड पार्टी आ गई तो थर्ड पार्टी के आते ही इन्हें बड़ा एक अजीब सा इस मुल्क में लगा कि ये जो मरूसी सियासत है, इस मरूसी सियासत के अंदर एक ऐसी पार्टी ओरिजिनेट करके आ गई कि जिसको अवाम की पजीराई मिल रही थी और अवाम ने एक ऐसा रास्ता ढूंढा कि जी चले अब हम इससे हट के थोड़ा सा चलते हैं। लेकिन वहां पे हमें क्या नजर आया? हमें नजर आया कि जी वो दोनों पार्टीज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ 180 डिग्रीज थे। सारी जिंदगी उनकी पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ थी और नजरिया भी खिलाफ था। वो इस ताले आजमाई में फिर ना सिर्फ वो दो पार्टीज बाकी भी 13-14 मिलती हैं और फिर वो उस जमहूरी तसलसल का उसको दोबारा से ख़त्म किया जाता है और फिर से एक ऐसा सिस्टम लाया जाता है कि जी कुछ भी हो जाए, आइन कुछ भी कह दे, अदालतें कुछ भी कह दें, हमने जौन सा है एक ऐसे प्रोसेस में जाना है कि जिसमें ज़ाती हमारी चीज़ें सर फहरिस्त होंगी, प्रायोरिटीज़ हमारी क्या होंगी। आपने महंगाई का जिक्र तो किया, PDM की हुकूमत आई तो महंगाई ख़त्म करने के लिए थी, लेकिन अगर आपने असम्बली में देखा हो तो असम्बली में माँ सिवाय वो एक ऐसी कानून साजी करने के पीछे लगी रही कि जिससे उनके केसेस ख़त्म हो, जिससे उनको रिलीफ मिले, जिससे ECL की चीज़ें ख़त्म हो, जिससे और जो से हैं आइनी मामलात हैं उनमें कदगन लगती जाए और अदालतों के फैसले ना माने जाएं। अच्छा, अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकला? अल्टीमेटली ये निकला कि वो कैओस जो सा है, पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो इस हद पे आ गई कि ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है ये सेटल ही नहीं हो पा रही। और IMF ने तो आपको 9 माह का एक बैलेट प्रोग्राम दिया हुआ है, ये कोई पॉलिसी नहीं। और जो मियाँ साहब की बात की, जी मियाँ साहब आके इसको सेटल करेंगे, ऑब्वियसली उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने गिनवाया कि ये काम वो करेंगे। लेकिन एक सबसे जरूरी काम उन्होंने जो करना है वो काम है कि उन्होंने पहले तो वो सजा याफ्ता हैं, उन्होंने अदालतों में जाना है, उन्होंने अरेस्ट होना है, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं और वो जो नैब की अमेंडमेंट्स है उस पर फैसला आना है। तो ये कोई इतना सिंपल नहीं कि जनाब अगस्त में आ गए और फिर वो केसेस भी ख़त्म हो गए और अभी तो वो अहल ही नहीं है, नाअहल हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनके बारे में आगे जाके अब पता चलेगा, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग जी, तो उसमें देखते हैं कि नई जो अच्छा राजा साहब क्या करते। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी साइफर के हवाले से 1-2 सवालात करने, लेकिन राना मकबूल साहब की तरफ वापस चलते हैं। राना साहब, आपने राजू साहब का तज्जिया सुना, आप इस पे भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें
और दूसरा साथ में एक सवाल भी क्लब करना चाहूँगी साथ में कि अभी जो सारी हम सूरत हाल देखते हैं, जो बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का बड़ा इल्ज़ाम आप लोगों की हुकूमत पर लग गया है, और क्लियरली जिस तरह पुलिस जो कुछ कर रही है, जिस तरह लोग शिकायत कर रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी, सपोर्टर्स, कि चलें ये तो हम सब यूनानिमसली कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जहाँ जहाँ भी हुए पाकिस्तान भर में, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, भले कोई सिविलियन बिल्डिंग का नुकसान किया हो या मिलिट्री तनसीबात हो, इसमें तो कोई ये मजाक वाली बात नहीं। लेकिन जो बेगुनाह लोग बेचारे बिला वजह पुलिस ने पकड़ धकड़ करके, या जिस तरह ये भी शिकायत की गई, जो हमाद अजहर साबिक वफाकी वजीर हैं पीटीआई के, उन्होंने भी ये बताया कि कई लोग शिकायत कर रहे हैं पीटीआई के कि पुलिस आके पैसे मांग रही है कि वरना तुम्हें झूठे मुकदमात में अंदर करेंगे। तो आपको लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल फॉल आउट आने वाले दिनों में आप लोगों को फेस करना पड़ेगा? मैं राज साहब ने काफ़ी लंबी बात की है, बड़े आलिम फाजिल हस्ती हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। जी, वो कहते हैं कि जजेस के फैसले नहीं मानते, ठीक है, तो क्या साकिब निसार के फैसले मान लिए जाएं? हमने उसका फैसला मान लिया है, मुनीर अहमद का, और अनवारुल हक का फैसला मान लिया है, शेख अनवारुल हक का, जो भुट्टो को एक्सिक्यूट किया था। मैं आपको अर्ज करूं, इसी तरह साकिब निसार का फैसला मान सकते हैं या खोसा का फैसला मान सकते हैं? जिन फ्लिवरस से और फ्लिमजी बातों से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस किया, ये क्या लेजिटिमेट बात है कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक? लेकिन कोर्टें आप अपनी इज्जत खुद करवाती हैं। आपने अभी एपिसोड देखी है, 63A से शुरू हुए हैं, आज तक हम चल रहे हैं। वही आपने अगर रीमा उमर का एनालिसिस सुना होगा, राय साहब को मेरे से ज्यादा पता होगा, वही 3 ऑनरेबल जज साहब हैं, हर केस में जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो कहती हैं 17 या 18 केसेस थे, उसमें कोई सीनियर जज नहीं था सिवाय इन 3 जज साहबान से। तो कैसे सारा मुल्क ये चीखें मारता था कि इन इश्यूज के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज पे फुल कोर्ट बेंच बनाएं। अगर आप फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं? इसलिए ये कह देना कि कोर्टों के फैसले नहीं मानते, तो खुदा के लिए को अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के भी तो फैसले किए जाए ना। इसलिए ये फैसले जो मैंने कहा है, मुनीर अहमद ने जो फैसला किया था, आज तक मुल्क जी बिल्कुल वो डॉक्ट्राइन इफेक्ट नहीं निकल सका। वो मैं वैसे कह रहा हूँ, बिल्कुल बाकी भी आप देख लें, एक काला धब्बा है, बिल्कुल डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। मेरी एक बात सुन ले, अगर फैसले करने हैं तो अमूद रहमान जैसे करें ना, फैसले करने हैं तो चलो वो राना भगवान जैसे कर रहे हैं, नासर मुल्क जैसे फैसले कर रहे हैं, वो कम से कम खुदा के लिए कार्नेलियस जैसे फैसले कर दें तो लोग मानेंगे। अगर आप ऐसे करें जिनका मैंने आगे जिक्र किया तो लोग कैसे मानेंगे? और इसके रेमिफिकेशंस, ये तो अच्छा राणा साहब फिर इसका क्या है? राणा साहब इसका फिर इलाज क्या है, इसका हल क्या है? क्योंकि जब आप इन जजेस की बात करते हैं तो फिर खान साहब बात करते हैं जस्टिस मलिक कयूम मरहूम की, जिनको शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सज़ा इतनी नहीं इतनी कर दें, बड़े मियाँ साहब ने ये कहा है। तो आप दोनों के पास ही एग्जाम्पल्स हैं एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने के, लेकिन आप देखें कहीं से शुरुआत करनी या नहीं करनी, या उसी औरा में हमें रहना है और इससे नहीं निकलना। क्या कौम की तकदीर यही है कि उनके साथ ऐसे ही किया जाए जैसे अगर हुआ? अभी राय साहब ने कहा कि जवाहरलाल के साथ उनका बड़ा था मियाँ साहब का। अब मुझे बताएं कि 3 दफा मियाँ साहब का जो है वो टकराव हुआ है आर्मी चीफ्स के साथ, क्यों नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? आपको पता है, हर चीज पे पहले 3 दफा उनको निकाला गया है इसी तरह के चार्जेस के ऊपर। भाई जिस बंदे ने आपको एटॉमिक पावर बनाया अपनी जान पे खेल के, जिस बंदे ने इतनी मेहनत की, आपको रोड नेटवर्क दिया है, मोटरवेज दिए हैं, एनर्जी दी है, सी पैक ला के दिया है, क्या क्या नहीं उसने बंदे ने किया? उस बंदे को आपने कहा कि इसको डिसमिस कर दो क्योंकि इसने तनख्वाह नहीं ली थी। भाई कोई देखना भी तो चाहिए ना, कोई मोरालिटी भी तो होती है ना, जस्टिस की कोई मोरालिटी होती है ना, किसी एथिक्स के ऊपर चलता है। खैर ये बात तो मैं इतनी सिर्फ करना चाहता था। जो आपने ये कही है लॉ के बारे में और पुलिस की हैरेसमेंट के बारे में, हर केस को स्टडी किया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अगर बात ये दुरुस्त है तो उन पुलिस ऑफिसर्स को सजा देनी चाहिए जो ये कर रहे हैं, वो किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। और एज ए प्रिंसिपल जो मीटिंग में मैं देखता हूँ, कहा यह है कि जी आप किसी बेगुनाह को यू नॉट टच हिम इवन विद अ लॉन्ग पोल, और जो गुनाहगार है उसको आप, जैसे आप कह रहे हैं कि उसको आप स्पेयर न करें।
तो इंसाफ तो तभी होगा ना जी कि इसके साथ किसी के साथ ज्यादती इंसाफ तभी होगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल सही। एक और अर्ज करता हूँ, आप ये जो एक और इसका हल है, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह बड़ी कोर ऑफ लॉयर्स है, राजा सब कुछ बहुत बड़े वकील हैं, तो जहां जहां ये देखते हैं ऐसी, तो अदालतों में जरूर इनको जाना चाहिए। जहां समझते हैं कि इनको रिलीफ नहीं मिल रहा, उनकी कमांड रिलीफ नहीं दे रही, दे मस्ट अप्रोच द कोर्ट्स कि इस पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ ये किया है, राणा साहब यहाँ पे वक्त बिल्कुल ठीक, यहाँ पे वक्त हो गया जी एक ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे जोड़ते हैं। कुछ बहुत ही अहम सवालात हैं जो हमने राना मकबूल साहब से भी करने हैं और राजा साहब से भी कानूनी और सियासी तज्जिया लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मकबूल साहब और पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी और कानूनी तज्जिया निगार जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब, आपने ब्रेक से पहले राना मकबूल साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो उन्होंने भी अपना जो सेट ऑफ शिकायत है जो कि नून लीग को भी हैं सिस्टम से, आज हमें पीटीआई शिकायत करती हुई नज़र आती है। माजी में नून लीग बहुत सी ऐसी शिकायत करती थी जिसका पीटीआई बिल्कुल भी एम्पथाइज नहीं करती थी। उस वक्त उनको लगता था कि नहीं, शायद ये ऐसे ही अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए बात करते हैं। लेकिन आज बहुत सी वो शिकायत मुदाखलत से लेके निज़ाम की जो लिक्यूनाज हैं उन पे जो शिकायत नून लीग करती थी, आज पीटीआई करती हुई नज़र आती है। और आज तो खैर ये 1.25 साल में तो इंतहा हो गई है जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? और दूसरा ये कि अब जब हुकूमत जाने वाली है तो अब जो नया निगरान सेटअप है उसके हवाले से कई लोग ये बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ये खबर बड़ी गर्म है कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, हो सकता है कि 2024 तक मामला चला जाए। तो इसकी कानूनी पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ये कानूनन जायज़ होगा? देखिए, पहली बात तो जो राना साहब ने बातें की हैं काफ़ी हद तक उसमें एक हकीकत भी है कि जो अदालतों से फैसले आते रहे उन फैसलों में बहुत झोल था। उसमें बिल्कुल ये दुरुस्त कहते हैं, जस्टिस मुनीर से लेके नीचे तक हम देखते रहे कि जी फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जो कि उनमें हमें नज़र आया कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन हमें नज़र आ रही थी। मियाँ साहब का जो अकामे वाला फैसला है उस पर अगर क्वेश्चन मार्क उठता है तो एक जेन्युइन सी बात है कि जी वो उस पर क्वेश्चन मार्क है कि जनाब बच्चे से तनख्वाह ना लेने वाला ये जो फैसला है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके नैब के केसेस थे या जो उनके अपार्टमेंट्स के केसेस थे उसमें भी तो फिर उसी अदालतों ने उनको रिलीफ दिया और एवनफील्ड में उनकी बेल हो गई और वो क्यों मुल्क में नहीं रहे। और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अपनी कानूनी जंग उनको लड़ना चाहिए थी और बताना चाहिए था कि जनाब हम इस कानूनी जंग को लड़ेंगे। एनी हाउ उनका एक स्टांस था जिसमें वो नाम ले ले के जजेस को और जर्नल्स को वो बताते थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी हमें नज़र आ गई कि वो स्टांस भी उनका ख़त्म हो गया। बट इसको दुरुस्त करना है। अब ये वो दुरुस्त बात कह रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी एन एंड। नाउ एंड कैसे होगा? एंड ऐसे ही होगा कि हमने सब ने जो रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है, हमने अवाम की बात करनी है, हमने ये बात करनी है कि जी आईने पाकिस्तान क्या कहता है। आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसले दिए या नहीं दिए, हमें ये पता है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जैसे अभी असेंबलीज को ये अगर कुछ रोज़ पहले तोड़ेंगे 8 अगस्त को या 9 को तो 90 डेज में इलेक्शंस ने होना है। ये कहाँ पे लिखा है? आईने पाकिस्तान में। लेकिन अगर इस 90 दिन को नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट को बल्कि छोड़ दें, इसी तरीके से जो पहले भी हुआ था वो आईनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं माना गया। अब बात हो रही है कि जी आ जाते हैं कि जी 3 दिन पहले असेंबली तोड़ने की क्या लॉजिक है, इसका अवाम से क्या ताल्लुक है, इसका गुर्बत से और जो लोगों को रिलीफ देना है उससे क्या ताल्लुक है। दिस शोज के ये टोटली जो सब कुछ हो रहा है ये अपनी जो इलेक्शन या जो अपनी सोच है उसके लिए हो रहा है। अवाम को तो फौरन से पेशतर IMF को तो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए, एक सेटल्ड गवर्नमेंट चाहिए और महीना ऊपर चाहिए ना। ये अगर 3 दिन पहले करते हैं तो महीना और मिल जाएगा। वो क्यों चाहिए? कोई लॉजिक क्या फायदा हो सकता है? आइन तो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आपकी अगर ख्वाहिश है
तो आपको 1 महीना ऊपर चल दे दिया जाए। आइन तो असेंबली तोड़ने के लिए कुछ वैलिड रीजनिंग की भी बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर समरी भेजेंगे तो उसमें क्या रीजनिंग देंगे जी, क्या वजह है कि 2 दिन पहले मैं ये असेंबली डिसॉल्व करा रहा हूं। दिस शोज के जी तमाम तर जो तवज्जो है वो तवज्जो इसी में है कि पॉलिटिकल गेम्स में लगे रहें। बहरहाल इस चीज को यहाँ पे अगर हम साइड पे रखते हैं, फिर ये जो इंटरम गवर्नमेंट्स हैं, ये इंटरम गवर्नमेंट्स जो सी पंजाब और केपी के, ये किस हैसियत में काम कर रही है, वहां पे क्या उनका लीगल स्टेटस है। 90 डेज तो खत्म हो गए। राणा साहब से मैं पूछता हूँ कि अगर 90 दिन ये जो नई गवर्नमेंट आती है, ये अगर 90 दिन के बाद भी अगर चलती है तो क्या इसको वैलिडेट किया जाएगा? आपने बात की कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर इलेक्शन ना होने के लिए जो रास्ता ढूंढा जा रहा है वो रास्ता यही है कि हम दोबारा से चले जाएं कि जी अब जो नई सेंसस है उस सेंसस को नोटिफाई करना है। आपके इल्म में है कि अगर आप उसको नोटिफाई करेंगे तो अगर आइन में कुछ सीटों का आगे पीछे करना है तो आइन में अमेंडमेंट के लिए असेंबलियां ही नहीं है, तो वो एक डेडलॉक बन जाएगा कि आप कैसे करेंगे। और फिर उसमें अगर नोटिफाई होता है तो फिर डीलिमिटेशन भी एक आइनी रिक्वायरमेंट है, और अगर डीलिमिटेशन करना है, पहले भी आइन में एक तरमीम की गई थी, तो फिर ये चला जाएगा सिलसिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में। फिर हम इन्हीं अदालतों के पास चले जाएंगे। फिर तमाम पॉलिटिकल चीजें हैं जो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल जमातों ने सेटल करनी है, लेकिन फिर अदालतों के हवाले हम कर देंगे कि जी अब ये हो रहा है, तो फिर वहां से चाहे प्रेशर में फैसले आए, चाहे वहां पे ग्रुप बंदियों में फैसले आए, तो हल तो सियासतदानों ने ढूंढना है। क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाता मियां साहब के शहबाज शरीफ साहब अगर कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं लेकिन इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं उसका इलेक्शन कमिश्नर बताएगा। आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप कहें इतनी बड़ी जमात है कि जी हम जा रहे हैं और इलेक्शंस ने होना है, क्यों सदर से ये पावर ले ली गई, इलेक्शन कमिश्नर को दे दी गई कि जी आप इलेक्शन की डेट देंगे? तो दीज थिंग्स लीड्स टुवर्ड्स अल्टीमेटली एक ऐसा कैओस होगा जिसमें जाके फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैरान होंगी। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल राना मकबूल साहब, आपने राजा साहब का तज्जिया भी सुना। अब इसमें बड़ा अहम इन्होंने ये सवाल उठा दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी इतनी बड़ी सियासी जमात है और आइन बड़ा वाज़े है कि अगर असम्बलीज़ अपनी मुकर्ररा मुद्दत में जो है तहलील होती हैं उस पर तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, और अगर पहले 1-2 दिन पहले भी तहलील कर दी जाए तो उनको 90 दिन में होना है। जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस उम्मीद पर PTI ने तहलील की कि अब तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अब वो नहीं हुआ, गैर आइनी तौर पर वो उसका एक तसलसल मिलता गया निगरान सेटअप्स को। तो क्या गारंटी है कि कौमी सतह पर भी ये ना हो जाए एपिसोड रिपीट? और दूसरा ये कि कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और ने भी होना है, कल को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की जो बात है वो हो सकता है फिर कि आपकी और जमात पार्टी की तरफ भी घूम जाए। तो क्यों नहीं आज ही सारी सियासी जमातें इस पर एक कंसेंसस बिल्ड कर लेती हैं? जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही शुरू में कि ये एक तसलसल से पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलती रही। तो क्या ख्याल है आपका राना साहब, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, कंसेंसस जरूर होना चाहिए, तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए और तय करना चाहिए। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने साबका प्राइम मिनिस्टर को अपील की थी इन द नेशनल असेंबली कि आओ हम बैठते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो बुरी तरह दुत्कार दिया गया। बात तो ये है कि वो क्लेम करते थे हमारी बड़ी पार्टी है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का हमेशा माहौल रखा, बल्कि हेट्रेड के बीज बोए, गालियां तक दी, क्या नहीं किया, बेगुनाहों को बंद किया, औरतों को बंद किया, मुद्दत के लिए बंद किया। तो ये सारा कुछ हुआ है ना जी। इस वजह से ये जो मामलात हैं ये तो बड़े हौसले से चलते हैं ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक कहते हैं राजा साहब, इस पर कंसेंसस होना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर पार्टी जो PDM है या इनके एलाइज हैं या बाकी पार्टीज हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले डिसॉल्व करनी है, अगर कंसेंसस हो जाता है तो दोनों चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो 60 दिन का टाइम देते हैं पूरा वक्त करके, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
जी जी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राणा साहब इसकी वजह क्या है? वो तो ठीक है 60 और 90 दिन का इतना फर्क तो नहीं है, लेकिन यही थोड़ा सा हम समझना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट पार्टी का, हमारी पार्टियों का ये एक कंसेंसस है कि जो मुश्किलात हमारे लिए आई हैं हमें वक्त चाहिए ताकि हम लोगों को समझा तो ले कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो दे वांट, सीधी सी बात है, दे वांट 4 वीक्स मोर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू गो फॉर कन्फेसिंग। और क्या इसमें बात है? कोई इसमें कोई राज की बात तो नहीं है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि 60 दिन में ठीक है, यानी आपको अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 महीना और चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी, दैट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और 1 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 4 हफ्ते बाद भी हो जाए, हाँ, इलेक्शन होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा राणा साहब, अब इलेक्शन की जब बात होती है तो उम्मीदवार बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा ना कि मियां साहब खुद आके लीड करेंगे कैंपेन, और इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो थी जो सही ड्राइविंग फोर्स थी अपनी जमात की। इसी तरह नून लीग का वोटर शहबाज शरीफ, लाख पंजाब के सीएम रहे हों, जो भी हो, वोटर नवाज शरीफ का है। नून लीग का वोटर शहबाज शरीफ का नहीं, नवाज शरीफ का है। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है क्योंकि मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि वोटर किसके नाम पर निकलता है। सिमिलरली पीटीआई का वोटर इमरान खान का है, वो चाहे फिर लाख असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, वोटर इमरान खान का है। तो ये बताइए कि अब आपकी जो वजारत उज़्मा के अगले जो कैंडिडेट होंगे मोस्ट लाइकली, वो कौन होंगे? नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, कौन? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो आप अगली बात कर रहे हैं वो तो अनडाउटेडली, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। इट विल बी मियां नवाज शरीफ 100%, ही विल बी द कैंडिडेट फॉर प्रीमियरशिप। और कोई कैंडिडेट नहीं है मुस्लिम लीग के पास और ना होगा। अगर उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, नाअहली का जो है ना, ये नाअहली वाला सागा वो आपको पता ही है। अब लंबी बात होगी क्योंकि दूसरी चैनल वाले भी बार बार फोन कर रहे हैं जिनको टाइम दिया हुआ है 8 o'clock का। बात यह है कि राजा साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। अगर ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, जज बशीर का, पेज 172 पैरा नंबर 2, क्या लिखा है उन्होंने एवनफील्ड के बारे में कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आई, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज अबाउट एवनफील्ड, इसलिए और इनके खिलाफ जो चार्ज ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस साबित नहीं होता, इसलिए मैं इनको क्विट करता हूँ। आई हियर बाय क्विट देम। ये बशीर का फैसला है, जो आपको पता है, जो फैसला जैसे आया था, जैसे वो वहां से चला था, वो जो सेरीना होटल है उसकी जो बैकग्राउंड आपको पता है। आखिरी पैरों में जाकर उन्होंने फिर सजा दे दी। ये भी पता कि सजा कैसे दी गई है, तो पहले पैरों में लिखता है ये बेगुनाह है। बात ये करने वाली है, ये सारे फैक्ट्स आए हैं। जब मरियम का हो रहा था हियरिंग, मैं उसमें बैठता था। जब मरियम एक्विट हुई है उस दिन भी मैं वहां था, और जज साहबान के जो व्यूज थे वो मियां नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कमेंट किए, शायद राज साहब के नोटिस में होंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी ये रुकावट होगी या हर्डल होगी मियां साहब के रास्ते में। अल्लाह खैर करेगा, आएंगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही। राना मकबूल साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अब के बाद हम अगले आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, और उसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ मैं रेज़ करूँगी जो कि पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी यही है, मुकदमा अवाम का। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम का वो मुकदमा आपके सामने रखेंगे जो इंतहाई तकलीफ़देह भी है, जिस पर बहुत गौर करने की भी ज़रूरत है, और जिस पर आज तक पाकिस्तान में जितने लोगों ने भी हुक्मरानी की, जिनको हक़ हुक्मरानी दिया गया लेकिन उन्होंने उसका हक़ अदा नहीं किया, उन सब को शर्मसार होना चाहिए कि अवाम कितनी गर्मी में, धूप में, पसीने में, बारिश में, तूफ़ान में, आंधी में, हर तरह के हालात में वोट कास्ट करने के लिए निकलती है, पूरी क्यू में लगती है अवाम, और इस यकीन के साथ वोट कास्ट करती है कि मेरे वोट से मेरी तकदीर बदलेगी, मेरे मुल्क की तकदीर संवरेगी। लेकिन हम देखते क्या हैं, वादे कुछ किए जाते हैं, दावे कुछ किए जाते हैं, और प्रैक्टिकली होता कुछ और है। सो इस पे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है कि जहाँ पर लफ्ज़ गारंटी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। अगर कोई मेरा ख्याल है 5-6 साल का बच्चा भी है तो वो भी गारंटी के लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होगा,
और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तानी सियासत की बात की जाती है तो लफ्ज़ गारंटी की तो अपनी ही फिर एक सिग्निफिकेंस आ जाती है। हर 5 साल बाद या कभी कभार तो 5 साल ख़त्म होने से पहले ही खैर से एक गारंटी का मामला तय हो जाता है कि जी फ़लाँ को गारंटी दे दी गई है कि आपके साथ ये मामला किया जाएगा, या फिर अब वो गारंटी कभी अच्छी होती है और कभी कुछ ख़राब होने की गारंटी होती है। सो इसी किस्म की एक गारंटी का जिक्र हमारे एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब सुहेल बड़ाइच साहब भी कर रहे हैं। आइए ज़रा सुनते हैं कि उन्होंने किस गारंटी का जिक्र किया है और किसके हवाले से, उसके बाद इस पर बात करते हैं। ये कह रहा हूँ कि वो जेल जाने के लिए नहीं, बल्कि उनको यकीन दिलाया गया है कि वो इक़्तिदार में आने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें सूट नहीं करता जेल जाए, वो तो इक़्तिदार में आने के लिए आ रहे हैं। जी, उन्हें सूट नहीं करता कि वो जेल जाएं, वो तो इक़्तिदार में आने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको गारंटी दी गई है कि आपको जेल में नहीं डाला जाएगा बल्कि इक़्तिदार सौंपा जाएगा। और वो ये बात साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से कर रहे हैं, जो 3 बार इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और फिर उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि वो जो केसेस थे, जो मनी ट्रेल मांगी जाती थी, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो मनी ट्रेल तो अगरचे प्रोवाइड नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद जो मियाँ साहब शिकवा करते नज़र आए कि मुझे आपने नाअहल करना था तो आप करप्शन की बात करके करते, आप कोई ऐसी ठोस वजह दे के मुझे नाअहल करते, तो मुझे भी तसल्ली होती कि ठीक है जी, आपने मुझे कोई सॉलिड ग्राउंड्स पे नाअहल किया है। लेकिन मुझे नाअहल इस बात पर किया गया कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कि मैं बेटे की कंपनी में काम कर रहा था। अब यहाँ पर बहुत से सवालात रेज़ हुए जब ये बहस चली कि क्या किसी भी मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास किसी भी दूसरे मुल्क का इकामा होना चाहिए, ये इकामे का मामला था क्या। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी इकामे की बड़ी बात चली, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर पूरी तरह से यकीन रखने का ऐलान करती हुई PTI आज ये शिकवा करती नज़र आती है कि जी हमें भी इंसाफ नहीं मिल रहा, और जिस किस्म की मुदाखलत और जो गैर जमहूरी ताकतों की इंटरफेरेंस की बात नून लीग करती थी या पीपल्स पार्टी करती थी, आज PTI हमें वो शिकवे करती हुई नज़र आती है। लेकिन गेस व्हाट, अवाम को इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता कि जमहूरियत है, आमरीत है, वज़ीर आज़म A है, B है, C है। अवाम को अपने बजट से फ़र्क पड़ता है, अवाम को अपने चूल्हे जलने से फ़र्क पड़ता है कि क्या 2 वक्त की रोटी एक गरीब मज़दूर अपने बच्चे को दे पा रहा है या नहीं। जब वो बीमार होता है तो क्या उसको वैसी ही अच्छी तिब्बी सहूलियात मुहैया होती हैं जो दूसरे अमीर लोगों को मुहैया होती हैं या नहीं। और इसका जवाब नफ़ी में है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नाज़रीन बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट एक मंज़र देखने को मिला, आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप ज़रा देखिए, ये लाहौर के सर्विसेज के मनाजिर हैं जी, जो ऑपरेशन थिएटर से सख्त और अजियत के साथ एक सर्जन ने वीडियो बनाई है, जो दौरान ऑपरेशन जनरेटर का तेल ख़त्म हो जाने की वजह से 3 लोगों की क्रिटिकल सर्जरी चल रही थी, जिनकी जानें ख़तरे में पड़ गई। लेट्स वॉच। सर्विसेज हॉस्पिटल से नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना, उसका जनरेटर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर्स के जो है ना वो जनरेटर बंद हो गए। ये मरीजों ने कैसे उठना है हमें कुछ नहीं पता। ये इस मुल्क के अशराफिया का हाल है कि गरीब मरीजों के लिए तो इनके पास तेल नहीं है, लेकिन VIPs के जनरेटर की आवाज आपको इस वीडियो में भी आ रही होगी, उनके सारा कुछ चल रहा है। तो खुदारा इन मरीजों के बारे में हमें बताएं कि पिछले आधे घंटे से ये जो मरीज बगैर बिजली के यहाँ पे लेटे हुए हैं, उनका हमने क्या करना है। ये इस मुल्क के और ये इस मुल्क के अस्पतालों के हालात हैं। थैंक यू जी। ये इस मुल्क के और इस मुल्क के निज़ाम का हाल है। आप देखें कि गरीब आदमी जो कि पाई जोड़ कर अपने बच्चों के लिए घर बनाने की तगोदौ करता है, उनको तालीम दिलवाने की कोशिश करता है, उनको उनकी बुनियादी तिब्बी सहूलियात उनको मुहैया करने की कोशिश करता है, वो जब 4 पैसे जोड़कर किसी बीमारी के इलाज के लिए सर्जरी कराने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बड़े बड़े जो शाही तर्ज़ ज़िंदगी, शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी जिनकी है, जो अफसरान हैं, जिनके लिए भी हम कल भी जिस तरह प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत के
अफसरान के लिए 200 नई गाड़ियां जो हैं वो ऑर्डर कर दी हैं और इसके लिए 2 अरब 33 करोड़ रुपए का फंड जो है ज़राए के मुताबिक वो अप्रूव भी कर लिया गया है। तो जहां ये हालात हों, उनके जनरेटर्स के तेल कब ख़त्म होंगे? उनके कभी आपने उनके शाहाना ऑफिसेज में भी लाइट जाते हुए देखी है? कभी उनके जनरेटर ने भी हाथ खड़े किए हैं कि जी तेल ख़त्म हो गया, आगे फंक्शन नहीं किया जा सकता? जबकि यहाँ पे जो सर्विसेज हॉस्पिटल में बेचारा सर्जरी करवाता हुआ गरीब मरीज़ है, उसकी हालत क्या है आपने देखी। और अब ज़रा चलते हैं जी, आपको अब अगला एक मंज़र दिखाते हैं जो कि इक्वली तकलीफ़देह है, जहाँ आपने गरीब की सर्जरी के दौरान जनरेटर का तेल ख़त्म होते हुए देखा, जहां आपने ये देखा कि अशराफिया को तो गारंटीज़ भी मिल जाती हैं कि आप आ जाएं, बेशक आपको निज़ाम इंसाफ से आपको ना भी उम्मीद हो कि जो है आपको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आपको इक़्तिदार दिलवाने के लिए बुलाया जा रहा है, आपको सज़ा दिलवाने के लिए पाकिस्तान नहीं बुलवाया जा रहा। अब ज़रा आइए देखते हैं कि लाहौर में जो बारिश हुई है, बहुत ही तूफ़ानी मनाजिर थे, उसमें सड़कों का क्या हाल हुआ है। लेट्स वॉच। ये देखिए जी, आप स्क्रीन पर नाज़रीन मनाजिर देख सकते हैं कि ये लाहौर की सड़कों का हाल हुआ है इस बारिश से। तो यहाँ पर तो उस कॉन्ट्रैक्टर को भी पकड़ना चाहिए जो इसकी मेंटेनेंस का जिम्मेदार था, जिसने ये प्रोजेक्ट लिया। प्रोजेक्ट लेने के लिए तो बहुत लोग आगे बढ़ चढ़कर आते हैं और अपनी सीवीज़ पेश करते हैं, रेज्यूमेज पेश करते हैं, लेकिन जब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की तो सब हाथ खड़े कर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ना पूछें, उसको पूछें, उसको ना पूछें, उसको पूछें। और इवेंचुअली करते करते एक दूसरे पर फिंगर्स पॉइंट करते करते हालात ऐसे आ जाते हैं कि फिर अवाम ये सवाल करती नज़र आती है कि शायद करप्शन भी हमने ही की होगी, शायद इस मुल्क का कौमी ख़जाना हमने ही लूटा होगा, शायद इस मुल्क में अगर तिब्बी सहूलियात नहीं मिलती गरीबों को अमीरों जैसी, जो हेल्थ कार्ड जो आया था पिछली हुकूमत में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा था, जो कि थोड़े ही अरसे के लिए हुआ, फिर जैसे ही हुकूमत चेंज हुई तो नई हुकूमत ने आकर उसको ख़त्म करके वापस डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ जो है अपना रुख किया, उनकी तरफ अपना सारा फोकस मोड़ लिया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप फ्लॉन्ट करते हैं, आप अपने इलेक्शन कैंपेन में जाके कहते हैं जी हम डेवलपमेंट का बहुत काम करते हैं, जिस तरह ये पीटीआई की जो केपी गवर्नमेंट है, इसने भी जब बीआरटी की बहुत बात की जाती थी कि जी बीआरटी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बीआरटी बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन बाद अज़ां बीआरटी के भी कई गड़बड़ें सामने आई कि जी बीआरटी के ये मसाइल थे। और दिलचस्प बात यह कि जिनसे पूछा जाना चाहिए, परवेज़ खटक साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा, वो भी कुछ ही दिन पहले पीटीआई छोड़ के अब अपनी नई जमात बना चुके हैं। और आज अब चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने पीटीआई छोड़ दी है तो उनसे कोई एहतसाब नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जब वो पीटीआई में थे भी उनसे सवाल किया जाता था तो वो कहते थे कि कौन सी गड़बड़ सामने लाएं, कहाँ है, और उसको झुटला दिया जाता था। सिमिलरली अभी ये जो नून लीग के डेवलपमेंट की बहुत बात की जाती है कि हम बहुत डेवलपमेंट का काम करते रहे हैं, ये इनके हालात हैं। पिछली हुकूमत में जो वज़ीर आला बुज़दार थे, शायद मैं उनकी सबसे बड़ी नाक़िद थी। उनके बिगेस्ट क्रिटिक्स में मेरा शुमार तो लाजमी होता है, क्योंकि मैं कल भी कहती थी, मैं आज भी कहती हूँ कि वो किसी तरह भी इस ओहदे के लायक नहीं थे, वो अहल नहीं थे इस पोजीशन के। बहुत सा काम था जो कोई अच्छा काबिल ज़्यादा पढ़ा लिखा शख्स, ज़्यादा एक्सपोजर वाला आता तो वो कर सकता था बुज़दार साहब की निस्बत। लेकिन बुज़दार हुकूमत ने एक काम बड़ा अच्छा किया था और वो ये कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स बना दिए थे, जिसकी वजह से पिछले 3.5-4 साल जब तक ये पीटीआई की हुकूमत रही तो उसमें पानी इस तरह से खड़ा नहीं होता था। और अभी जो निगरान हुकूमत है, इसमें जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, मैं देख रही थी कि वो भी खड़े हुए पानी में जा रहे हैं, जाके विज़िट कर रहे हैं। इसी तरह वहाब रियाज जो हमारे साबिक क्रिकेटर और अभी वज़ीर खेल हैं, वो भी जाके बहुत जी जा रहा हूँ मैं पानी में, और पानी में जाके वो पूरी एक एथलेटिक किस्म की वो वीडियो सामने आती हैं। तो किस्सा मुख्तसर और सारी गुफ्तगू का निचोड़ नाज़रीन ये है कि एथलेटिक मूव्स जो है ना, वो अब आवाम कबूल नहीं करती, ना ही आवाम को चाहिए। आवाम को इस बात से कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं है कि हुकूमत में आप हैं, मैं हूँ या कोई तीसरा शख्स है। उनको अपनी बुनियादी ज़रूरियात मुनासिब रेट पर पूरी होती हुई चाहिए। उनको अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी मुहैया करने में कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत बर्दाश्त न करनी पड़े, ये डिमांड है पाकिस्तानी अवाम की। उनके वोट को वाकई इज्जत दी जाए, सिर्फ नारे ना लगाए जाएं वोट को इज्जत दो के,
उनको वाकई उनके वोट की इज्जत और तकरीम को महफूज करते हुए धांधली से पाक इलेक्शन उनको उसमें जाने का मौका दिया जाए कि जिसमें वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरानों का इंतखाब कर सकें। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह कल रात 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।